अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तंजील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद तंजील। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे स्टेप जिनको फॉलो करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजीली सीख सकते हैं। कुछ लोग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं और कुछ लोग एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का तसव्वुर नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से कोडर की तरह सोचना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली सीख सकें जिसको आप सीखना चाह रहे हैं। ट्रुथ इज़, जब आप प्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको हर्डल कम और फॉर्मेलिटी ज़्यादा लगती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ बस आप शुरू कर दें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, रिगार्डलेस कि वो कितनी सिंपल क्यों ना हो, जैसे कि सी होगी या फिर C++ होगी। लॉजिक सब लैंग्वेजेस की सेम रहती है, इसीलिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। जब एक्सपीरियंस प्रोग्रामर किसी न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए बैठते हैं तो वो इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। आप भी इन 5 स्टेप को अगर जान लें तो आप भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ कोड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसको आपका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। जैसे पहले बता चुका हूँ, लॉजिक सेम रहती है और सिंटैक्स चेंज होता रहता है। अगर आप ऑलरेडी किसी लैंग्वेज पर काम कर चुके हैं तो लॉजिक तो आपको बनानी आती होगी। न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिंटैक्स देखना पड़ेगा। यानी कि बेसिक फंडामेंटल यही है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए ताकि आप कोड लिख सकें विदाउट सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि लाइन को टर्मिनेट कैसे करते हैं, हेडर फाइल कैसे इंक्लूड कराते हैं, कमेंट्स कैसे डालते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे डालते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे डालते हैं, कीवर्ड्स को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सिंटैक्स में। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कोई नेचुरल लैंग्वेज हो, जिसके लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जो रिकग्नाइज किए जाते हैं। जैसे मैं अब उर्दू बोल रहा हूँ तो उर्दू में मैं रोटी को रोटी कहूँगा, अगर छोटी कहूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जो कि उस लैंग्वेज का कंपाइलर उसको रिकग्नाइज करता है। कीवर्ड से मुराद कुछ मखसूस वर्ड जैसे कि इफ, एल्स, जो पहले से रिजर्व्ड होते हैं किसी कंपाइलर के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कीवर्ड्स की तादाद मखसूस होती है या लिमिटेड होती है। मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सी लैंग्वेज की, तो उसके कीवर्ड्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 32 है, जैसे कि फॉर, डू, व्हाइल एंड सो ऑन। इन कीवर्ड्स की मदद से आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड लिखते हैं। न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हुए आप उसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करें। आप लोगों को सिंटैक्स याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्स देखना कहाँ से है भूलने की सूरत में, इंटरनेट से। अच्छा IDE या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करते हुए आप सिंटैक्स एरर से बच सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है लेकिन उसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको स्टेप नंबर 2 में ये जानना पड़ेगा कि उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती हैं और लूप्स कैसे यूज़ होते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ये होती हैं कि आपने अगर कोई कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या काम परफॉर्म हो, अगर फॉल्स हो तो क्या काम परफॉर्म हो। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी या फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करती हैं। उसके बाद लूप्स क्या होते हैं? लूप्स बेसिकली एक काम को मल्टीपल टाइम आइटरेट कराना। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने 100 बार ये प्रिंट कराना है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, तो मुझे एक तो तरीका ये है कि मैं लाइन ऑफ कोड लिखता जाऊँ कि आई लव पाकिस्तान, फिर टाइप करूँ आई लव पाकिस्तान, फिर टाइप करूँ आई लव पाकिस्तान। तो ये पहला तरीका है जो कि बहुत लेंथी है। दूसरा काम ये है कि मैं अगर इसको लूप के थ्रू आइटरेट करा दूं, मैं उसको अगर बता दूं कि लूप चलना है 0 से लेकर इतने तक, तो वो क्या करेगा, वो लूप चलता रहेगा और वो प्रिंट कराता जाएगा आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, जितनी बार भी मैं उसको बताऊंगा। तो लूप्स आपको समझने पड़ेंगे कि किसी भी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं उसके लूप्स कैसे काम करते हैं। अब लूप्स कितने किस्म के होते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसके अलावा फॉर ईच लूप। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा डेटा के साथ डील करती है। तो स्टेप नंबर 3 में आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा को कैसे डील करती है, कि जो डाटा आप लिख रहे हैं वो डाटा किस टाइप का है या किस नेचर का है। एग्जांपल, वो डाटा इंटीजर है या फिर करैक्टर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर डेसिमल पॉइंट वाला डाटा है। तकरीबन सब लैंग्वेजेस हर किस्म के डाटा को मैनिपुलेट कर लेती है। तो आपको कोई भी डाटा लिखने के लिए उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाटा आप लिख रहे हैं जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके से उस डाटा को मैनिपुलेट करती है। तो थर्ड स्टेप क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा को किस डाटा टाइप्स के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। सम टाइम किसी भी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स बिल्ट इन होती हैं। ऐसे ही पाइथन में अगर स्ट्रिंग को मैंने डिक्लेयर करना है या स्ट्रिंग को लिखना है तो मैं यूज़ करूँगा str।
इसी तरीके से अगर मैंने स्ट्रिंग सी शार्प में यूज़ करनी है तो मैं वहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग का कीवर्ड। इसके साथ साथ अगर सी लैंग्वेज में मैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना चाहूँ तो मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी string.h, जो कि मुझे स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी देगी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी डाटा टाइप्स को सीखने के बाद आप ये इजीली जान सकते हैं कि जो डाटा आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जो डाटा आप लिख रहे हैं, वो किस तरीके से लैंग्वेज का कंपाइलर उसको मैनिपुलेट करेगा। अब डाटा टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं? डाटा टाइप्स की टाइप्स मुख्तलिफ है, जैसे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़, रियल नंबर्स और बूलियन वैल्यूज़ आती हैं। साथ ही साथ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसके अंदर एरे, लिंक लिस्ट, ये चीज़ें शामिल होती हैं। स्टेप नंबर 4 में आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर से मुराद अगर मैंने दो नंबरों को प्लस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक कौन सा ऑपरेटर यूज़ होना है। या अगर मैंने ये चेक करना है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के से बड़ी है या छोटी है तो मुझे ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा। लकीली यहाँ पर मैथ्स के रूल बड़े ज़बरदस्त फिट होते हैं। अगर आपने दो इंटीजर वैल्यूज़ को प्लस करना हो तो यहाँ पे आप मैथ्स की तरह प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आपने ये चेक करना है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है तो आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर इक्वालिटी चेक करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैथ में हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल यूज़ होता है डाटा की वैल्यू सेट करने के लिए किसी वेरिएबल में। स्टेप नंबर 5 है फंक्शंस। फंक्शंस को जानना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत यूज़फुल है। फंक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पीस ऑफ कोड होता है जिसकी मदद से आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हम फंक्शंस को एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस में पैरामीटर हम पास कर सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते। ये डिपेंड करता है कोडर के ऊपर कि उसने किस तरीके का फंक्शन लिखा है या उससे क्या काम परफॉर्म करवाना है। फंक्शंस के लिए हम डिफरेंट टर्म्स एसोसिएट करते हैं, जैसे कि फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को इनिशियलाइज करना। ये सारी टर्म्स एसोसिएट होती हैं फंक्शंस के साथ। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टेप नंबर 5 में आपको ये लाजमी जानना पड़ेगा कि उसमें हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं। वीडियो में बताए गए 5 स्टेप के अलावा एक गोल्डन स्टेप भी है। 5 स्टेप को जानने के बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करना कोई जोक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है रेगुलर प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क के साथ। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग क्लियर, सो बी पेशेंस एंड कीप गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।